अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सजा की गई। सर्वर कंप्यूटर सर्वर सब कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उस एग्जाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाए। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है और इसकी सदस्य होना ही काफी है सजा होने के लिए। जीओयू अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार की तरफ से उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। अगर बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे। जो भी सूचना मिलती है अगर किसी भी नागरिक को कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, चाहे रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, तो जरूर भेजते रहें। एक एसपी के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास क्वेश्चन लीक नहीं होता है, लेकिन वह लोगों को ठगने के लिए विभिन्न तरह से फोन या सोशल मीडिया या टेलीग्राम या किसी अन्य बंद चैनल पे अपना प्रयास करते हैं। सो उसके लिए हम अलग केस दर्ज करते हैं और साइबर का अपराध भी दर्ज करते हैं। वह भी एक संगठित अपराध है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया। और जो हुड़दंग उदंग 1-2 सेंटर में हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन, जिला पुलिस काफी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने की। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ। देखिए 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा होती है और इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी एकदम से कहने लगते हैं कि परीक्षा में पेपर लीक हुई है। इस पूरी घटना के बाद बीपीएससी जो है और ईओयू जो है वो उन दोनों ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि पेपर लीक की जो खबर है ये साफ तौर पर झूठी है। पेपर लीक हुआ ही नहीं था और सिर्फ छात्रों को भड़काने का काम किया गया था। आपको बताते चले कि 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर उठे विवादों में बिहार लोक सेवा आयोग और आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बड़ा खुलासा किया है। परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की कथित खबरों के कारण पटना के बापू परीक्षा केंद्र में छात्रों ने हंगामा किया था, लेकिन बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई है। इसके विपरीत इस हंगामे के पीछे 3 कोचिंग संस्थानों की साजिश होने का खुलासा हुआ है। पिछले शुक्रवार को सोशल मीडिया पर 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह तेजी से फैल गई। इसके बाद बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहे छात्रों ने हंगामा कर दिया। कई छात्रों ने पेपर की शुचिता पर सवाल उठाते हुए बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन आयोग ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दावों को खारिज कर दिया। बीपीएससी ने दावा किया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से आयोजित की गई थी। पेपर लीक की खबरें आधारहीन है। इस घटना के 4 दिन बाद यानी सोमवार को आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने इस मामले में अहम खुलासे किए। ईओयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हंगामे के पीछे 3 प्रमुख कोचिंग संस्थानों की भूमिका सामने आई है। डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि इन कोचिंग संस्थानों ने अपने स्वार्थ साधने के लिए छात्रों को गुमराह किया और उन्हें हंगामा करने के लिए उकसाया। यह हंगामा बीपीएससी की छवि को धूमिल करने और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने की साजिश का हिस्सा था। ईओयू ने बताया कि इन 3 कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में कोर्ट से वारंट लिया जा रहा है और जल्द ही इन संचालकों को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही आर्थिक अपराध इकाई ने यह भी कहा कि साजिश में शामिल अन्य लोगों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। ईओयू अगले 2 हफ्तों में इस मामले से जुड़ी करीब 400 अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। ईओयू की जांच में सामने आया है कि ये कोचिंग संस्थान बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे थे। इन संस्थानों ने छात्रों को गुमराह करते हुए यह झूठ फैलाया कि प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका है। छात्रों को भड़काने और हंगामा करने के पीछे इन संस्थानों का मकसद था बीपीएससी की प्रक्रिया को बदनाम करना और अपने संस्थान को छात्रों के लिए अनिवार्य दिखाना। इस घटना ने बीपीएससी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया। छात्रों को समझना होगा कि किसी अफवाह के आधार पर परीक्षा प्रणाली पर संदेह करना न केवल उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है, बल्कि ऐसी साजिशों में फंसकर वे खुद भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।
आपको बताते चले कि बीपीएससी ने हमेशा से अपनी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इस तरह की अफवाहें आयोग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के साथ साथ छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा करती है। और बीपीएससी और ईओयू ने बैठकर जो फैसला किया, जो स्थिति स्पष्ट की, उस स्थिति के अनुसार पेपर लीक की जो खबर है वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। और इस पूरे मामले में 3 कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं और इन तीनों कोचिंग संस्थानों के जो संचालक हैं, इन सब ने मिलकर छात्रों को भ्रमित किया है, भड़काया है, छात्रों के बीच अफवाह फैलाई है कि पेपर लीक तो पहले से ही हो चुकी थी। बाकी आप इस खबर पर क्या कहिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे स्टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे, धन्यवाद। और CHO एग्ज़ाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर सब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, उस एग्ज़ाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। ये धारा काफ़ी मजबूत है। इसके संबंध में DIG साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि ईओयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। ईओयू अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार की तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएं, ताकि किन यहाँ जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये ऐसा हो नहीं पाए। जहाँ की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में, पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं, उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से PMLA एक्ट लागू है। तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो PMLA के तहत भी हम लोग ED के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। जहाँ की आउटरीच की सवाल है, ईओयू के पास डेडिकेटेड, आप लोग को सब मालूम है कि व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। जो भी सूचना मिलती है अगर किसी भी नागरिक को कि एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, चाहे रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, तो ज़रूर भेजते रहें। एक SP के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है, साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, ये सब हम देखते हैं। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य ईओयू के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है। और जो हुड़दंग उदंग 1-2 सेंटर में हुआ है, उसके लिए जिला प्रशासन, जिला पुलिस काफ़ी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए ईओयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब, ये DIG ईओयू हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनकी तजुर्बा इतनी हो गई है और कि अब केंद्र सरकार के भी संस्थाओं इनसे राय लेते हैं इस विषय में पेपर लीक के मार्फत। धन्यवाद। मानव, इसी वर्ष आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप
अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सज़ा की गई। पहले जो सज़ा थी, सज़ा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक फाइन का इसमें प्रावधान किया गया है। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान, चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनका भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है परीक्षा संचालन, क्योंकि पैसा लगता है, सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है, तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है, पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और GST की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं कि उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे और ये पहली बारी होगा। इससे पहले जैसे ADG हेडक्वार्टर सर ने बताया कि अभी तक जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ है लगभग 10 परीक्षा लीक के मामले हम लोगों ने इनका अनुसंधान किया है। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए, BPSC का PT परीक्षा का हुआ था, उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ, BPSC TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ, नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब CHO का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ, और जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी वहाँ से टीम्स आई थी। तो हम लोगों के पास एक समेकित डेटाबेस बना है ऐसे गिरोहों का जो कि बिहार राज्य में भी कार्यरत हैं और अन्यत्र भी कार्यरत हैं और इस लोग आपस में परस्पर सहयोग भी करते हैं। उनका प्रोफाइलिंग करके हर बारी जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम लोग इसके संबंध में अलर्ट्स भी जारी करते हैं। में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है, संस्थागत अपराधों को डिफाइन किया गया है, परीक्षा से जुड़े हुए अपराध भी संस्थागत अपराधों में माने गए हैं। तो जैसा आप अभी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो इस अपराध में थे और उन्होंने एक माध्यम बना लिया है, एक कवर का इस्तेमाल किया है, उन सबको जो केसेस अभी अनुसंधान में आ रहे हैं, इसमें अगर ये साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं हमको, तो आगे आने वाले सभी केसेस के लिए वो एक संस्थागत अपराध, जैसे पहले हम गैंग पंजी खोलते थे, उस तरह परीक्षा के लिए हम एक संस्थागत अपराध का एक गैंग पंजी खोलेंगे और केवल उसका सदस्य होना ही काफ़ी है सजा होने के लिए। हम ये प्रूफ कर पाएँ बैक एंड से फोर एंड तक कि इन केसेस में इनका कहीं ना कहीं, चाहे पेपर के कन्वेंस के दौरान, पेपर की छपाई के दौरान, चाहे उसको फिनांस करने के दौरान, चाहे कंपनी फॉर्म करने के दौरान, किसी भी स्ट्रक्चर में वो कहीं भी शामिल हो उस कड़ी में, तो संस्थागत अपराध के पार्ट माने। जैसा सर ने बताया कि नोडल एजेंसी है EOU परीक्षा के लिए। हम लोग चूँकि EOU और साइबर दोनों ही एक साथ अभी कार्य कर रही एजेंसी, तो मानो जो अभी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास क्वेश्चन लीक नहीं होता है, लेकिन वह लोगों को ठगने के लिए विभिन्न तरह से फ़ोन या सोशल मीडिया या टेलीग्राम या किसी अन्य बंद चैनल पे अपना प्रयास करते हैं। सो उसके लिए हम अलग केस दर्ज करते हैं और साइबर का अपराध भी दर्ज करते हैं। वह भी एक संगठित अपराध है, वो एक अलग तरह का अपराध है, लेकिन जिसके पास परीक्षा को लेकर सही में प्रश्न पत्र कहीं से वो हासिल कर लिया है, चाहे वो सेंटर से हासिल किया हो, चाहे छपाई के सेंटर से हो, या इन बिटवीन किसी भी सिस्टम से हासिल कर लिया है, तो इसे हम संस्थागत अपराध की श्रेणी में मान रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने साइबर पेट्रोलिंग और जहाँ पर पिछले हमारे जो अनुभव रहे हैं, कई जगह ऐसे
रुकने के स्थान पर जहां बच्चों को बड़ी संख्या में एक जगह रोक कर रखा जाता है, वहां पर इवन अंतर्राज्यीय मामलों में भी हमारी परीक्षा होती है तो हम पास के राज्यों से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और मांगते हैं, ताकि कई बार लोग रात्रि में किसी होटल्स में रुककर और उनको परीक्षा में क्वेश्चंस रटाए जाते हैं। तो इन सब पर हम निगरानी रखते हैं, जिला पुलिस और बाकी जो एजेंसियां हैं उनके साथ भी है। फिनेंशियल ट्रेल के लिए इन्होंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है, जिसमें हम इनकम टैक्स से भी मदद लेते हैं फिनेंशियल ट्रेल्स का। सो इससे जो संपत्ति बनाई जा रही है उसकी जब्ती हो पाएगी, और जो ये कानून 2024 में लागू हुआ है जिसमें 10 साल और 1 करोड़ के सजा के प्रावधान है, ये काफ़ी डेटरेंट होगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर सभी के द्वारा संगठित रूप से कार्य करने से इसमें कमी आएगी, क्योंकि इसको केवल एक ही राज्य नहीं, अधिकांश राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं, और इसमें हम लगातार स्मैक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी हम लगातार दूसरे राज्यों से संपर्क करें। थैंक यू।